गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में भी हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है। विश्व भूगोल का अब तक हम लोग 90% पार्ट कवर कर चुके हैं। अभी जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल का दोस्तों, उसका नाम है महासागरीय तरंग एवं धाराएं। महासागरीय तरंग एवं धाराएं, महासागरीय एवं तरंग एवं धाराएं अध्याय को हमने 3 लेक्चर में विभाजित किया है। एक लेक्चर में ले चुका हूं, दूसरा लेक्चर आज लूंगा और तीसरा लेक्चर भी आज ही शाम को ही उसको शूट करूंगा, लेकिन डालूंगा कल। तो दोस्तों, विश्व भूगोल 3 से 4 अध्याय और लगभग 6 से 7 लेक्चर में, यानी कि 6 से 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भारतीय भूगोल हम लोग 20 लेक्चर पढ़ेंगे। भारतीय भूगोल का 20 अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों, उसको 20 लेक्चर में ही हम कवर भी करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, लेकिन उतना ही लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब विश्व भूगोल समाप्त कर देंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में भूगोल से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है। विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल यानी कि कंप्लीट भूगोल पढ़ने के बाद हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स का भी क्लास दूंगा दोस्तों, और रीजनिंग तो अपने प्रैक्टिस पर है। अब कुछ डाउट हो तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। इस प्रकार आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से आपको जीएस का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। गरीब से गरीब बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से। लाखों रुपया आपको जो क्लास पटना, दिल्ली या रांची जाके वहां रहकर क्लास लेने में 1 लाख रुपया, वहां रहने खाने में कम से कम 1-1.5 लाख रुपया आपको साल भर में खर्च पड़ जाएगा। ज्यादा ही पड़ेगा, जो कम नहीं पड़ेगा। वो मैं फ्री में दे रहा हूँ देवघर के माध्यम से। देवघर, ये हम लोग बैद्यनाथ धाम देवघर से हम बोल रहे हैं, वहीं पर हम क्लास भी शूटिंग करते हैं, जो आपको फ्री में उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो यूट्यूब पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा लोगो लगा हुआ है, उसमें हमारा फोटो आएगा, वहां पर सब्सक्राइब कीजिए तो आपको सारा वीडियो विश्व भूगोल का इकट्ठा मिल जाएगा। 30 वीडियो विश्व भूगोल का अब तक हम डाल चुके हैं, 5-6 और डालेंगे, उसके बाद विश्व भूगोल समाप्त हो जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं और ढंग से पढ़ लेते हैं तो संबंधित वीडियो से एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। ये मेरा वादा था, वादा है और वादा रहेगा। हम भागने वाले कहीं नहीं है। हमसे कोई भी आके मिल सकते हैं क्लास में। दोस्तों, मेरा संपर्क नंबर है 7004960735। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, 7004960735। जो दोस्त हमें फोन करते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर अगर आप देते हैं तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप आस्था ग्रुप्स के नाम से व्हाट्सएप चलता है मेरा, हजारों के हजार विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं, आपको भी जोड़ देंगे। और संबंधित सभी वीडियो का पीडीएफ, कोई वीडियो 30 पेज का है, कोई 40 पेज का है, कोई 60, 70 या 100 पेज का भी है ना। सारा वीडियो आपको हम आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, और व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ का मिलान करते हुए वीडियो को देखिए। आपका बेहतर मेमोराइज होगा, बहुत ही अच्छे से मेमोराइज होगा, और ऐसा मेमोराइज होगा कि कभी भी दिमाग से निकलने वाला नहीं है। जब क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा उसी वक्त दिमाग से निकलकर तुरंत उत्तर आ जाएगा। ऐसा हम पढ़ाते हैं। तो ये था दोस्तों जो कि थोड़ा सा बता दिए आपको। आइए अब मेन पॉइंट पर आते हैं, अपने अध्याय पर आते हैं। तो आज का अध्याय है महासागरीय तरंग एवं धाराएं। इससे संबंधित एक लेक्चर हम ले चुके हैं। थोड़ा सा पहला लेक्चर का भी हम रिकैप कर देंगे ताकि द्वितीय लेक्चर को पकड़ने में आपको कठिनाई ना हो। ये है दोस्तों महासागरीय तरंग एवं धाराएं। महासागरीय तरंग एवं धाराएं दोस्तों, महासागरीय जल कभी भी अस्थिर नहीं रहता है। महासागरीय जल सदैव गतिशील होता है। महासागरीय जल सदैव गतिशील होता है, अथवा महासागर का जल सदैव गति अवस्था में होता है। महासागरीय
जल की गति को 3 भागों में बांटा जाता है। महासागरीय जल की गति को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है तरंगे यानी कि महासागरीय तरंगे, दूसरा होता है महासागरीय धारा और तीसरा होता है ज्वार भाटा। यानी कि ये महासागरीय गति को 3 भागों में बांटा जाता है। महासागरीय तरंगे और ज्वार भाटा छोटा सा चैप्टर है, लगभग 10 या 20 मिनट का लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। लेकिन महासागरीय तरंगे है ना, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं को पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है। गर्म जल धाराएं, गर्म महासागरीय जल धाराएं और ठंडी महासागरीय जल धाराएं, जिसको विस्तृत रूप से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और इसी से प्रश्न लगभग प्रत्येक एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए इसको हमने 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह है दोस्तों महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है। यह गतिशील जल अपनी मात्रा, प्रवाह की दिशा एवं अन्य कारकों के प्रभाव के आधार पर विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महासागरीय जल की गतियों को 3 भागों में बांटा गया है, तरंगे, महासागरीय तरंगे, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। यह है दोस्तों, हम बता दिए थे। यहाँ है दोस्तों तरंगे। तरंगे जो होती है दोस्तों, महासागरों का सबसे स्पष्ट लक्षण होता है। सबसे ऊपरी भाग महासागरीय जल का सबसे ऊपरी भाग जो हिलता हुआ दिखता है और कभी उठता है, कभी नीचा होता है, कभी उठता है, कभी नीचा होता है। इस प्रकार से आपको चलता हुआ गतिशील अवस्था में दिखेगा। इसीलिए महासागरीय तरंगों को महासागरों का सबसे स्पष्ट लक्षण माना जाता है। वास्तव में गतिज ऊर्जा है। महासागरीय तरंगे क्या होती है? तरंगे वास्तव में गतिज ऊर्जा है जो महासागरीय सतह के ऊपर गति करता है, जो महासागरीय सतह के ऊपर गति करता है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। तरंगों में जो होते हैं जल क्या होते हैं? छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, सागरीय जल में तरंगे किस प्रकार गति करती है? छोटे वृत्ताकार रूप में गति करती है। छोटे वृत्ताकार रूप से शुरू होती है और उसका वृत्ताकार भाग धीरे धीरे फैलता रहता है। ये जल में दोलन गति का प्रतीक होता है। महासागरीय तरंगे जो होती है दोस्तों, ये पहले तो बता दिए हैं, महासागरीय तरंगे महासागर का सबसे स्पष्ट लक्षण होता है और ये गतिज ऊर्जा का प्रतीक है। ये गतिज ऊर्जा का प्रतीक है और छोटे ये प्रत्येक जलकण जो होते हैं, तरंगों में जलकण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं तथा ये जल में दोलन गति का प्रतीक होता है। महासागरीय तरंगे जल में दोलन गति का प्रतीक होता है। इनसे समुद्री सतह में निरंतर उत्थान और पतन होता रहता है। इससे दोस्तों क्या होता है? समुद्री सतह में निरंतर उत्थान और पतन, उत्थान में उठना और नीचे होना, उठना और नीचे होना। तरंगों से दोस्तों समुद्री सतह में निरंतर उठना और नीचे होना लगा रहता है। इसी को तरंग कहते हैं, उसी को तरंग कहते हैं। प्रत्येक तरंग में जो है क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है, गति होती है, ऊंचाई होती है और आवर्तकाल होती है। तरंग दैर्घ्य, तरंग इसको तरंग लंबाई कहते हैं, फिर गति होती है, तरंग की ऊंचाई और आवर्तकाल। आवर्तकाल होगा दोस्तों तो आवर्ती भी होगा, क्योंकि आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के विपरीत, जस्ट उल्टा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है तरंग, इसी रूप में चलता है। कभी उत्थान होता है तो कभी पतन होता है, कभी इस प्रकार तरंगें चलती है। उत्थान वाले भाग को स्त्रिंग कहते हैं और पतन वाले भाग को गर्त कहते हैं। 2 पतन या 2 उत्थान के बीच की दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। 2 पतन दोस्तों, 2 पतन ये हो गया, यही देख लेते हैं दोस्तों, 2 पतन और 2 स्त्रिंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग लंबाई। दोस्तों गर्त और स्त्रिंग के बीच लंबवत जो ऊंचाई होती है उसे तरंग की लंबाई कहते हैं, तरंग की लंबाई कहते हैं। ये हो गया दोस्तों तरंग गर्त और यहाँ पर ये तरंग स्त्रिंग कहलाता है। और आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? 2 गर्त या 2 स्त्रिंग, जैसे ये 2 गर्त यहां से यहां तक तरंग को आने में जितना समय लगेगा दोस्तों, वही आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्र 1 सेकंड होता है, तो कितना समय यहां से यहां आने में लगेगा वही उस तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा। अगर आवर्तकाल है तो आवर्ती भी होगा, क्योंकि आवर्ती को अगर n से सूचित करते हैं, n बराबर 1/t होगा, यानी कि n जो है t का उल्टा होता है। तो ये था 5 प्रकार की, इसमें इसका 5 गुण, तरंग की 5 गुणों को याद रखना
पड़ेगा। फिर है सागरीय धाराएं, उसके बाद है सागरीय धाराएं। दोस्तों सागरीय धाराएं जो है क्या होती है, आइए देखते हैं। सागरीय धाराओं को उत्पत्ति करने के कारक कौन कौन से होते हैं, सागरीय धाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद सागरीय धाराओं को उत्पत्ति करने के कारक जो होते हैं, पहला होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति ये हम भली भांति लेक्चर 1 में समझा चुके हैं दोस्तों। आई लेक्चर 2 है, इसलिए शॉर्ट में हम निकाल रहे हैं। दूसरा होता है प्रचलित पवनें, तीसरी होती है वायु दाब। पहला दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दूसरा प्रचलित पवनें, तीसरा वायु दाब, चौथा वाष्पीकरण एवं वर्षा, चौथा पांचवा घनत्व प्रवणता, छठा तापमान में अंतर, सातवां तटरेखा की आकृति, यानी कि महाद्वीपीय तटरेखा जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार है, वो आकृति भी महासागरीय तरंगों को उत्पन्न करने वाले कारक माने जाते हैं, या फिर महाद्वीपीय तटीय बाधा, ये दोनों एक ही चीज है। आठवां है दोस्तों कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी की गति, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल का मान दोस्तों याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर शून्य होता है, विषुवत रेखा पर शून्य होता है, और दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर विषुवत रेखा की मान बढ़ता चला जाता है, और ध्रुवों पर अर्थात नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न हम आपको बता दिए, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है, जबकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है अक्षांशों के साथ, और ध्रुवों पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है। यह दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण गति, इसके कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। प्रचलित पवनें, इसके कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। फिर है वायुदाब, इसके कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। चौथा है वाष्पीकरण एवं वर्षा, इसके कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। पांचवा है घनत्व प्रवणता, इसके कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, और इन सब का विस्तृत व्याख्या हम लेक्चर 1 में दे चुके हैं। तापमान में अंतर, ये भी महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। सातवां है महाद्वीपीय तटीय बंध या महाद्वीपीय बाधा भी बोला जाता है इसको दोस्तों। ये भी महासागरीय तरंगों को यानी कि महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। साथ ही कोरियोलिस बल जो होता है, ये विक्षेपक बल होते हैं। इसके कारण क्या होता है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई भूमध्य रेखा के पास उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल के कारण यह संभव हो पाता है। कोरियोलिस बल को हिंदी में विक्षेपक बल कहते हैं। कोरियोलिस जी कोरियोलिस एक अंग्रेज था, उसी ने कोरियोलिस बल का आविष्कार किया है। कोरियोलिस बल क्या है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण, घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है। यह एक विक्षेपक बल है। महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर है, क्योंकि हिंद महासागर में ये कोरियोलिस बल जो के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है, यहाँ उत्तरी हिंद महासागर में यह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर मानसूनी पवनें हावी हो जाती है और ये व्यापारिक पवनों को खींचकर उत्तर की ओर अथवा दक्षिण की ओर लाने और ढकेलने का काम करती है। तो 8 कारक जो है ऐसे हैं दोस्तों, जो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और भी छोटे छोटे कारक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 7 कारक यहां तक पढ़े, और एक 8वां कोरियोलिस बल। अब महासागरीय धाराओं की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा क्या है? प्रशांत महासागर की धारा क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा के पास क्या होती है? प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराएं
उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई विषुवत रेखा के पास आकर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह कहते हैं। इसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा कहते हैं। इसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, उसे दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं कहते हैं। उसी प्रकार अटलांटिक महासागर में भी होता है दोस्तों, विषुवत रेखा के बीचों बीच से अटलांटिक महासागर के बीचों बीच विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर में धाराएं दाहिनी ओर मुड़ जाती है, उसे उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं कहते हैं। उसे उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं कहते हैं। जबकि दक्षिण में क्या होती है, धाराएं बाईं ओर मुड़ जाती है, उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं कही जाती है। भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर में धाराएं दो भागों में विभाजित हो जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर की जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं कहते हैं, और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं कहते हैं। जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण की जलधाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी जलधाराओं का विभाजन 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। अटलांटिक महासागर में दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराओं का विभाजन 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। हिंद महासागर में धाराएं क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, हिंद महासागर की जलधाराएं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से भिन्न है। ये जलधाराएं मानसूनी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो हिंद महासागर में खास करके उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं क्या होती है तो दोस्तों मानसूनी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर, जबकि शीत ऋतु में दक्षिण की ओर जलधाराएं चलती है। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों उत्तर की ओर जलधाराएं चलती है, और शीत ऋतु में शीतकाल में दक्षिण की ओर जलधाराएं चलती है। अर्थात प्रत्येक 6 महीना में जलधाराएं अपनी दिशा बदलती रहती है। लेकिन इनमें से कुछ जलधाराएं ऐसी है जो अस्थायी है और वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय जलधारा। इस प्रकार हिंद महासागर की जलधाराओं को 2 भागों में बांटा जाता है, अस्थायी धाराएं और अस्थायी धाराएं। अस्थायी धाराएं के अंतर्गत भूमध्य रेखी धारा, मोजाम्बिक धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा और अगुलहास धारा आती है। ये दोस्तों अस्थायी धारा है। अस्थायी धाराओं के अंतर्गत मानसूनी प्रवाह आते हैं। मानसूनी प्रवाह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह, दूसरा है शीतकालीन मानसूनी प्रवाह। ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह के दौरान धाराएं गर्म जल धाराएं होती है, और वो उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जबकि शीतकालीन मानसूनी प्रवाह के कारण उत्तरी हिंद महासागर में धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराओं के प्रकार जो होते हैं दोस्तों, उसको किस प्रकार दिशा, गति एवं आकार के आधार पर धाराओं के प्रकार, दिशा, गति एवं आकार के आधार पर धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्रवाह, दूसरा है धारा, तीसरा है विशाल प्रवाह। फिर तापमान के आधार पर दोस्तों जलधाराओं को 2 भागों में बांटा गया है, गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा है। यही गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा है इस चैप्टर को लंबा बनाता है। तीसरा है दोस्तों गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर जलधाराओं को 2 भागों में बांटा गया है, सतही जलधारा और गहरी जलधारा। सतही जलधारा और गहरी जलधारा। आइए अब इसको एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। दिशा, गति एवं आकार के आधार पर धाराएं। प्रवाह, जब सागरीय सतह का जल पवन के वेग के कारण अपने न्यून गति से आगे बढ़ता है, अपने न्यून गति से आगे की ओर गतिमान होता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसमें प्रवाह में गति और दिशा दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके सर्वोत्तम उदाहरण जो है दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, अथवा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होते हैं। प्रवाह में क्या होती है दोस्तों, सागरीय जल पवन वेग से
प्रेरित होकर अपने न्यून गति से आगे की ओर गतिमान होती है। यह है किताबी लैंग्वेज। दोस्तों आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर अपनी न्यूनतम गति से आगे की ओर गतिमान होती है तो उसे प्रवाह कहते हैं। प्रवाह में क्या होती है, प्रवाह की गति एवं दिशा दोनों ही अनिश्चित होती है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। यह है दोस्तों प्रवाह का, प्रवाह को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये है प्रवाह का डेफिनेशन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद धारा आता है। धारा सागर के अंदर धरातलीय जल का एक निश्चित दिशा में के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होता है। जब सागर के अंदर धरातलीय जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं। धारा की गति प्रवाह से अधिक होता है, धारा की गति प्रवाह से अधिक होती है। उदाहरण के स्वरूप में ब्राजील धारा, बेंगुएला धारा और पेरू की धारा इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यानी कि धारा की गति जो होती है प्रवाह से अधिक होती है। धारा में दोस्तों क्या होता था, गति एवं दिशा निश्चित नहीं होती थी, जबकि धारा में इसमें क्या होती है, गति एवं दिशा निश्चित होती है। विशाल प्रवाह, जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान, जब सागर का जल जो है नदियों के समान बहता हुआ प्रतीत होता है तब उसे विशाल धारा हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रीम कहते हैं। इसमें गति धारा से भी अधिक होती है, इनके सर्वाधिक होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। गहराई के आधार पर धारा का प्रकार, ऊपरी अथवा सतही धारा, दूसरा है गहरी धारा। दोस्तों महासागरीय जल का 10% भाग ही सतही या ऊपरी जल धारा है। सतही या ऊपरी जल धारा महासागरीय जल का दोस्तों 10% भाग ही, कुल महासागरीय जल का 10% भाग ही सतही या ऊपरी जल धारा है। ये जल धाराएं महासागरों के सतह से 400 मीटर गहरी तक पाई जाती है। यह है सतही जल धारा। दूसरी है दोस्तों गहरी जल धारा। कुल महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जल धारा पाई जाती है और इसकी उपस्थिति महासागरों में 400 मीटर से लेकर धरातलीय यानी कि सागरीय नितल तक पाया जाता है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण प्रभावित होती है। दोस्तों गहरी जलधारा क्या होती है, ये भी प्रभावित होती है। गहरी जलधारा भी जो 400 मीटर समुद्र के नीचे भी जलधाराएं प्रभावित हो रही है, वो किस कारण प्रभावित होती है, घनत्व, जल के घनत्व और गुरुत्व के कारण, गुरुत्व में भिन्नता के कारण प्रभावित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, तापमान तो कम होता है क्योंकि वहां बर्फ जमा रहता है। जब तापमान कम होगा तो घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, वहां गहरी जलधाराएं प्रभावित होती है। वहां गहरी जलधाराएं यानी कि सतही जलधाराएं प्रभावित होती है क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण जल नीचे की ओर बैठता है, जल नीचे की ओर बैठता है। तापमान के आधार पर दोस्तों धाराओं को दो भागों में बांटा गया है, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तापमान के आधार पर जलधाराओं को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं जो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चलती है उसे गर्म जलधाराएं कहते हैं। ये प्रायः निम्न अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा से निम्न अक्षांशों से यानी कि ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। निम्न अक्षांशों से ध्रुवों की ओर ये प्रायः निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय यानी कि भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण अथवा उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर प्रभावित है कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा या आर्कटिक रेखा या ध्रुवों की ओर जो प्रभावित होती है उसे गर्म जलधाराएं कहती है। उसके विपरीत जो जलधाराएं ठंडी जलधाराएं क्या होती है, इसमें जल का तापमान
इसमें क्या होती है, गर्म जलधाराएं जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को अधिक होता है। जो इसमें क्या होता है, गर्म जलधाराओं में दोस्तों, इसमें जल का तापमान इसके मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां के तापमान को बढ़ा देती है। गर्म जलधाराएं दोस्तों जिस मार्ग में चलती है उसके मार्ग का तापमान से उस जल का तापमान अधिक होता है, जिस कारण गर्म जलधाराएं जिस मार्ग में चलती है वहां के तापमान को बढ़ा देता है। ठंडी जलधाराएं दोस्तों क्या होगी, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों तक यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होगी। उसमें क्या होगी, उसके मार्ग में आने वाले जो जल का ताप होगा उससे ठंडी जलधारा का ताप कम होगा। इस कारण ठंडी जलधारा जिस मार्ग में चलेगी वहां के तापमान को कम कर देगा। तो ये था दोस्तों गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा का परिभाषा। और आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा, लंबा ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद का लेक्चर जो होगा उसमें पूरा ठंडी जलधारा को हम लोग खत्म करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का क्लास कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का ये जो फ्री इनोवेटिव क्लास है, फ्री पीडीएफ भी देते हैं, इस ज्यादा से ज्यादा अभावित बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं अब क्लास समाप्ति की घोषणा करना चाहूंगा। गुड इवनिंग अगेन।